नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो प्रयोगशाला सहायक का भूगोल विषय है उसके। दोस्तों, आज लगभग चौथी क्लास है ये, और इससे पहले 3 क्लासों में दोस्तों हम 3 टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। और आज भी दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक जो है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, इसमें दोस्तों आज हम 20 प्रश्नों को, ये 20 प्रश्न होंगे आपकी पूरी व्याख्या सहित, और इसमें दोस्तों लगभग पूरे टॉपिक को आपके कवर कर लिया गया है। और आपने अगर 3 पार्ट को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको दोस्तों अपडेट मिलता रहे वीडियो अपलोड होने पर। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर स्थल व जल का प्रतिशत है। तो दोस्तों बेहद ही सरल प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर स्थल का प्रतिशत है दोस्तों 29.2%, और जल का प्रतिशत दोस्तों लगभग 70.8%। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ। अब ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जल व स्थल का प्रतिशत कितना है। ध्यान रखने योग्य बात आपको क्या रखनी है, तो दोस्तों स्थल व जल की दृष्टि से दोस्तों आपको 2 प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों गोलार्धों की दृष्टि से, गोलार्धों की दृष्टि से स्थल व जल का भाग, और दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है ध्रुवों की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? ध्रुवों की दृष्टि से। अब गोलार्धों की सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थल की प्रधानता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में है जल की प्रधानता। ये आपको दोस्तों बात आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से आपके बन सकता है। दूसरी बात करें अगर ध्रुवों की, तो ध्रुवों में दोस्तों उत्तरी ध्रुव में दोस्तों जल की प्रधानता है, उत्तरी ध्रुव में जल की प्रधानता है। और दोस्तों बात करें अगर दक्षिण ध्रुव की, तो दक्षिण ध्रुव में आपके दोस्तों हैं स्थल भाग का प्रधानता या स्थल भाग का विस्तार है। तो दोस्तों ये तो प्रश्न सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों इन फैक्ट को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। गोलार्धों की दृष्टि से, ध्रुवों की दृष्टि से, यानी गोलार्धों की दृष्टि से दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता, और दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों जल की अधिकता या जल की प्रधानता है। और ध्रुव की दृष्टि से दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों स्थल की प्रधानता या फिर स्थल का विस्तार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपके, महासागर एवं महाद्वीपों के निर्माण के लिए चतुष्फलक परिकल्पना किसने दी। तो दोस्तों महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण के लिए अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अनेक परिकल्पनाएं दी गई। उनमें से एक परिकल्पना है चतुष्फलक परिकल्पना। ये दी गई दोस्तों लोथिन ग्रीन द्वारा। ये किसके द्वारा दी गई? लोथिन ग्रीन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। और ये दी गई आपके लगभग दोस्तों 1874 में। कब दी गई? 1874 में। अब दोस्तों ये परिकल्पना क्या थी और लोथिन ग्रीन ने क्या बताया? तो दोस्तों लोथिन ग्रीन ने बताया इस प्रयोग के आधार पर कि धरातल के चारों तरफ गोले पर दबाव डाला जाए तो दोस्तों गोला चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित होगा। और उन्होंने ये बताया कि ये भी दोस्तों पृथ्वी पर लागू होता है। अब इन्होंने बताया कि जो चपटे भाग है उस पर तो दोस्तों महासागरों का निर्माण हुआ, और जो किनारे वाले भाग है उस पर हुआ दोस्तों महाद्वीपों का निर्माण। और इन्होंने बताया कि जो चपटे 4 भाग है, अब ये दोस्तों 2D संरचना है, ये चतुष्फलक संरचना है, यानी 1 2 3 और इसके नीचे एक होगा दोस्तों 4। ये चतुष्फलक परिकल्पना कहलाई। अब दोस्तों इन चतुष्फलकों में इन्होंने बताया कि यहाँ पर दोस्तों इंडियन ओशियन है उसका निर्माण, यहाँ पर दोस्तों आर्कटिक, यहाँ पर अटलांटिक, और जो पीछे वाला भाग है दोस्तों इसके, ये 2D आकृति है, जो इसके पीछे वाला भाग है उस पर प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। और किनार वाले भाग पर बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि कनाडा, इस वाले भाग पर दोस्तों साइबेरिया, और इस वाले भाग पर अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो ये थी दोस्तों लोथिन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना। लेकिन दोस्तों बाद में वैज्ञानिकों द्वारा अनेक परिकल्पना आई, और इस परिकल्पना दोस्तों
बाद में नकार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किया गया। दोस्तों महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों अल्फ्रेड वैगनर। यहाँ पे अल्फ्रेड है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, अल्फ्रेड वैगनर द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। और ये लगभग दी गई दोस्तों, इनके द्वारा सिद्ध किया गया 1912 में। कब किया गया दोस्तों? 1912 में। और दोस्तों वैगनर महोदय ने बताया कि सबसे पहले पृथ्वी पर दोस्तों एक ही खंड के रूप में एक खंड था, जिसे दोस्तों इन्होंने पेंजिया नाम दिया, जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया। और इसके चारों ओर दोस्तों जल का भाग था, और इसे इन्होंने भाग दिया दोस्तों पैंथालासा। ध्यान में रखिएगा कि वैगनर महोदय ने बताया कि पहले सभी महाद्वीप एक खंड के रूप में थे, जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया, और एक जल का आवरण था इसके चारों ओर, जिसे इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बताया कि इनमें दोस्तों दो प्रकार की गति हुई। एक गति हुई दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाह की गति, और एक हुई दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाह की गति। इन्होंने बताया दोस्तों कि जो उत्तर की ओर गति हुई, उसका दोस्तों कारण था गुरुत्व बल, और एक उसका कारण था प्लवनशीलता। और जो दोस्तों पश्चिम की ओर गति हुई, उसमें इन्होंने बताया चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति का कारण। चंद्रमा की दोस्तों ज्वारीय शक्ति का इन्होंने कारण बताया, और इन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये खंड जो एक खंड में रूप में था जिसे पेंजिया का, ये खंड धीरे धीरे अनेक खंडों में दोस्तों विभाजित हो गया। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये खंड विभाजित हुआ, एक तो अंगारा लैंड में, और दूसरा हुआ दोस्तों गोंडवाना लैंड में। और बीच में जो जल का भाग था, इसे इन्होंने दोस्तों तैत्तिस सागर नाम दिया। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन अ होगा कि अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीप की विस्थापन सिद्धांत दिया गया। चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न है, संवहन धाराओं का सिद्धांत किसने दिया? तो संवहन धाराओं का सिद्धांत दिया गया दोस्तों आर्थर होम्स द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? आर्थर होम्स द्वारा। आर्थर होम्स ने बताया दोस्तों कि पृथ्वी के गर्भ में दोस्तों, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा कि हमारे आंतरिक भाग 3 भागों में विभाजित है। ऊपर वाला भाग दोस्तों क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, और दोस्तों नीचे वाले भाग को नाम दिया क्या? कोर। इन्होंने बताया, यानी आर्थर होम्स महोदय ने बताया कि मेंटल वाले भाग पर कुछ धाराएं जो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न होती है, इनके ताप के कारण दोस्तों उत्पन्न होती है, ये धाराएं इस पर चलती है, और दोस्तों ये क्रम घूमती रहती है यहीं पर मेंटल भाग में दोस्तों, ये घूमती रहती है। ये बताया दोस्तों आर्थर होम्स महोदय ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी संवहन धाराओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया दोस्तों आर्थर होम्स महोदय द्वारा, और ये दिया गया 1930 में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सागर अधस्थल विस्तार परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ये एक और परिकल्पना है दोस्तों कि ये किसके द्वारा दी गई? जो सागर अधस्थल की परिकल्पना है, ये दी गई दोस्तों 1961 में हैरी हेस द्वारा। अब ये क्या थी दोस्तों सागर अधस्थल की परिकल्पना? इसके अनुसार कटक के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ, और दोस्तों नया लावा इन दरारों को भरता गया। यानी दोस्तों यहाँ पर महासागरों वाले भाग में दोस्तों कटकों का निर्माण हुआ, और दोस्तों ये कटक निरंतर रूप में चलता गया, और अनेक कटकों का निर्माण हुआ, और दरार को ये भरता गया, और दोस्तों अनेक यहाँ पर
कटकों का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ, यानी अधस्थल परिकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई दोस्तों हैरी हेस द्वारा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि ये परपट्टी को दोनों तरफ दोस्तों धकेलता है, और अगर एक तरफ नई परपट्टी का निर्माण होगा तो दूसरी तरफ इसका ह्रास होगा, ये बताया हैरी हेस महोदय ने। तो ये परिकल्पना यानी सागर अधोस्थल की परिकल्पना दी गई हैरी हेस द्वारा। इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला छठा प्रश्न दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक अवधारणा का सम्मिलित रूप में किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अब दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पहले ही दोस्तों दे दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है, ध्यान में रखिएगा कि इसका सम्मिलित रूप यानी सम्मिलित रूप कहें तो दोस्तों हैरी हेस महोदय की परिकल्पना और दोस्तों वैगनर महोदय की परिकल्पना और दोस्तों होम्स महोदय की परिकल्पना को मिलाकर एक सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्तुत किया गया दोस्तों मैकेंजी, पार्कर और दोस्तों मॉर्गन द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। अब दोस्तों ये परिकल्पना महासागर एवं महाद्वीपों के निर्माण और भूकंपीय ज्वालामुखी का दोस्तों विश्लेषण करती है। कौन सी? प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा। अब ये प्लेट विवर्तनिकी दोस्तों अवधारणा, इसकी दोस्तों हम आगे प्रश्नों में चर्चा करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले अगर प्रश्न पूछे कि प्लेट नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों टूजो विल्सन द्वारा। टूजो विल्सन द्वारा दोस्तों प्लेट नाम दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक के कितने भाग है? तो प्लेट विवर्तनिकी के दोस्तों कितने भाग है? ये है दोस्तों आपके 2 भाग। कितने भाग है? 2 भाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अब इन 2 भागों की बात करें तो पहला भाग है दोस्तों आपके एक तो ज्यामितीय भाग और दूसरा भाग है दोस्तों गतिकीय भाग। दूसरा भाग कौन सा है? गतिकीय भाग। अब ज्यामितीय भाग में दोस्तों प्लेटों की गति की संरचना का अध्ययन किया गया, और इसमें भी दोस्तों प्लेटों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ये 3 भाग थे दोस्तों आपके मेजर प्लेट, दूसरा था दोस्तों आपके, पहला तो मेजर प्लेट, दूसरा है दोस्तों आपके माइनर प्लेट, और तीसरा है दोस्तों आपकी उप प्लेट। तीसरा कौन सा है? उप प्लेट। ये है आपके ज्यामिति का भाग। और गतिकी की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत इनकी दोस्तों क्रियाविधि का अध्ययन किया गया। किनकी क्रियाविधि का? प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है इसकी दोस्तों जो क्रियाविधि है इसका अध्ययन दोस्तों किया गया। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेटों की कितनी सीमाएं मानी जाती है? अब दोस्तों ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेटों की कितनी सीमाएं मानी जाती है। तो प्लेटों की सीमाएं मानी जाती है दोस्तों 3। कितनी सीमाएं मानी जाती है? 3। अब इन 3 की बात करें तो सबसे पहले है दोस्तों आपके अपसारी सीमा। कौन सी है? अपसारी सीमा। दूसरी है दोस्तों अभिसारी सीमा। दूसरी है अभिसारी सीमा। और तीसरी की बात करें तो तीसरी है दोस्तों आपकी रूपांतरित सीमा। कौन सी? रूपांतरित सीमा। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि अपसारी सीमा क्या है? यानी प्लेटों का विपरीत दिशा में गति करना क्या कहलाता है? अपसारी सीमा। और अभिसारी सीमा दोस्तों आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके प्रश्न बन सकता है क्योंकि इसकी ही क्रियाविधि के द्वारा हिमालय पर्वत जैसी दोस्तों श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अब अभिसारी सीमा क्या है? अभिसारी सीमा है दोस्तों प्लेटों का आमने सामने गति करना। और रूपांतरित सीमा हो जाएगी दोस्तों प्लेटों का समांतर गति करना। अभिसारी सीमा दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हमें पूछा इस प्रश्न में प्लेटों की दोस्तों कितनी सीमाएं हैं? तो ये है दोस्तों आपके 3 सीमाएं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के टकराव से हुआ? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि
कि हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के टकराव से हुआ, तो ये हुआ दोस्तों यूरेशिया व इंडियन प्लेट के टकराव से। अब ये टकराव दोस्तों अभिसारी सीमा, जिसका दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, ये टकराव हुआ दोस्तों अभिसारी क्रिया विधि के कारण, अभिसारी सीमा या अभिसारी क्रिया विधि के कारण। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? अब अभिसारी में दोस्तों हमने पढ़ा कि प्लेटों का आमने सामने गति करना। अब दोस्तों जब यूरेशियाई प्लेट और दोस्तों जब इंडियन प्लेट, अब देखिए, अब आप जानेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे थी दोस्तों आपकी यूरेशिया प्लेट और यहाँ पे है दोस्तों आपके इंडियन प्लेट। धीरे धीरे दोस्तों इन प्लेटों के आगे खिसकने पर ये प्लेटें दोस्तों आपस में टकराई। अब ये टकराई कैसे? यानी ये थी दोस्तों आपके इंडियन प्लेट और ये थी दोस्तों यूरेशियाई प्लेट। अब इसके दोस्तों धीरे धीरे टकराने पर, तो धीरे धीरे दोस्तों टकराने पर यहाँ पर दोस्तों कुछ बल लगेगा। तो बल लगने पर दोस्तों या तो ये प्लेट इसके नीचे खिसक जाएगी और या फिर ये प्लेट इसके नीचे खिसक जाएगी। और दोस्तों ज़्यादा दबाव लगने पर ये दोस्तों बाहर पर्वतों के रूप में दोस्तों निकल गई। और ये दोस्तों इस क्रिया को होने में दोस्तों करोड़ों साल लग गए। और दोस्तों ये क्रिया हुई लगभग दोस्तों आपके 14 करोड़ वर्ष पहले, 14 करोड़ वर्ष पहले। लेकिन दोस्तों हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और ये हुई आपकी यूरेशिया प्लेट और दोस्तों इंडियन प्लेट के टकराने पर। ये थी यूरेशिया प्लेट, ये इंडियन प्लेट, और दोस्तों इनके टकराने पर दबाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बत का पठार है और महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इनके कारण दोस्तों यहाँ पे इनका निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन अ। और प्रश्न बने अगर कि किस क्रियाविधि के कारण हुआ, तो ये हुआ आपके अभिसारी क्रियाविधि के कारण। अभिसारी क्रियाविधि क्या है? अभिसारी क्रियाविधि में प्लेटों का आमने सामने गति करना, ये क्या है दोस्तों? अभिसारी क्रियाविधि। और जो सीमाएं हैं प्लेटों की, जो सीमाएं वो 3 प्रकार की होती है, वो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा। और इस प्रश्न में हमें पूछा है कि हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के टकराव से हुआ, तो ये यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से हुआ। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अवधारणा के लिए सही कथन है। अब दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि दोस्तों इस सिद्धांत को वर्तमान में भी सर्वमान्य माना जाता है। और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से दोस्तों आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए सही कथन क्या है कि दुर्बल मंडल पर स्थल मंडल उत्प्लावित है, यानी दुर्बल मंडल पर दोस्तों स्थल मंडल तैर रहा है। तो ये भी दोस्तों आपके कथन सही है। सागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो ये भी दोस्तों सही है। और जिस दर से विनाश होता है उसी दर से दोस्तों निर्माण भी होता है, तो ये भी दोस्तों आपके कथन सही हो जाएगा। और इसकी दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों पिछले प्रश्न में। ये प्रश्न था दोस्तों आपके 5वां प्रश्न लगभग, सागर एवं अधोस्थल का विस्तार। ये था हैरी हेस महोदय का, कि जिस दर से विनाश होगा उसी दर से दोस्तों सतही क्षेत्रफल, उसी दर से दोस्तों निर्माण भी होता है। और महाद्वीपीय द्रव्यमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और उसका विनाश संभव नहीं है, क्योंकि ये सर्वाधिक हल्के पदार्थों से बना है। तो ये भी दोस्तों कथन आपके सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों अवधारणा के आपके चारों कथन हैं जो सही है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कथनों से भी आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय प्लेट में भाग है, तो भारतीय प्लेट में किसका भाग है? ये है दोस्तों आपके भारतीय प्रायद्वीपीय और दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का भाग। किसका भाग है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का भाग। अब दोस्तों ये भारतीय प्रायद्वीपीय और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, अब ये है दोस्तों आपके मेजर प्लेट की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों? मेजर प्लेट की श्रेणी में। और मेजर प्लेट आती है दोस्तों ज्यामितीय भाग की श्रेणी में। इसका दोस्तों हमने चर्चा की थी 7वें प्रश्न में, ध्यान में रखिएगा। इसकी चर्चा की थी हमने 7वें प्रश्न में कि ज्यामितीय भाग के अंतर्गत मेजर प्लेट, दूसरी है आपके दोस्तों माइनर प्लेट, और तीसरी है दोस्तों
तीसरी है दोस्तों आपकी उप प्लेट, और ये आती है दोस्तों मेजर प्लेट के अंतर्गत, यानी दीर्घ प्लेट जिसे कह सकते हैं, बड़ी प्लेट इसके अंतर्गत आती है ये भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और दोस्तों अगर विस्तारित रूप में देखें तो मेजर प्लेट में मुख्यतः दोस्तों 7 प्लेटों का अब तक पता लगाया जा चुका है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये आपके 7 प्लेटें कौन कौन सी है। ये है दोस्तों सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखावट में दोस्तों आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। दूसरी की बात करें तो ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, कौन सी है दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो कि भारतीय प्लेट भी है। और तीसरी की बात करें तो तीसरी दोस्तों आपके आर्कटिक प्लेट। चौथी की बात करें तो दक्षिणी एक तो अमेरिका हो गई, और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और 5वीं हो गई दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और 7वीं हो गई छठी हो गई आपके अफ्रीकी प्लेट, और 7वीं हो जाएगी दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेटें हैं, इनको भी थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और कुछ माइनर प्लेट भी है, माइनर प्लेटों की बात करें तो ध्यान में रखिएगा। माइनर प्लेट में है दोस्तों कोकोस और नजका, या फिर अरेबियन प्लेट है, या फिलिपियन प्लेट है, या कैरोलिन प्लेट है। ये प्लेटें दोस्तों आपके हैं जिनका अभी तक पता लगाया जा चुका है वैज्ञानिकों द्वारा, और धीरे धीरे और भी पता लगाया जा रहा है। ये है आपके माइनर प्लेट। और इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है कि भारतीय प्लेट किसका भाग है, ये है आपके भारतीय प्रायद्वीपीय और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग। और दोस्तों ये मेजर प्लेट है, कौन सी प्लेट है, मेजर प्लेट, जिसे दीर्घ प्लेट भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो ये किसके द्वारा की गई दोस्तों, सर्वप्रथम ये की गई अब्राहम आरिस्टोलियस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, पोलर फ्लोइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पोलर फ्लोइंग बल किससे संबंधित है दोस्तों, ये है आपके पृथ्वी के घूर्णन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 14वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। अब इसकी दोस्तों हमने चर्चा की थी पिछले प्रश्न में कि इनमें लघु प्लेट एक तो थी दोस्तों आपके मेजर प्लेट, और थी आपके माइनर प्लेट। मेजर यानी दीर्घ, और माइनर को दोस्तों कह सकते हैं आपके लघु। तो मेजर प्लेट की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी कि मेजर प्लेट कौन सी होती है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, आर्कटिक प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, ये थी आपके दोस्तों मेजर प्लेट। और माइनर प्लेट की बात करें तो कोकोस, नजका, अरेबियन, फिलिपीन, कैरोलिन और फ्यूपी, ये प्लेट थी आपके दोस्तों माइनर प्लेट। और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी है जो लघु प्लेट यानी माइनर प्लेट नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सी है जो आपके माइनर प्लेट नहीं होगी, तो ये होगी दोस्तों आपके अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी होगी, अंटार्कटिक प्लेट। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन द। बाकी नजका, फिलिपीन और अरेबियन प्लेट, और इसके अलावा दोस्तों कोकोस, ध्यान में रखिएगा, कोकोस, फिलिपीन आ गई, अरब आ गई, नजका आ गई, और कैरोलिन, और इसके बाद फ्यूपी, ये लगभग 6 प्लेट हैं। और भी प्लेटों का इसका पता लगाया जा रहा है। ये आपके माइनर प्लेट, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में दोस्तों आपको डिफरेंस पता चला होगा कि मेजर प्लेट जो बड़ी प्लेट हैं, इसका रिपीट भी दोस्तों किया है अभी, तो ध्यान में थोड़ा रखिएगा। तो हमें पूछा है इसमें कि लघु प्लेट नहीं है, तो लघु प्लेट नहीं है, अंटार्कटिक प्लेट, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन द। चलते हैं अगले 15वें प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न दोस्तों, सागरीय अधोस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस धारणा पर विचार नहीं किया। हमें नहीं के बारे में पूछा है। तो हैस महोदय ने बताया कि मध्य सागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। तो ये कथन तो दोस्तों आपके सही हो जाएगा, ये बताया था
हैरियस महोदय ने। और दोस्तों महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबक क्षेत्र पट्टी यहाँ का होना, ये भी दोस्तों बताया गया था। और विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये दोस्तों हैरियस महोदय ने नहीं बताया था आपकी। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन स हो जाएगा। और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु, इसके बारे में दोस्तों हैरियस महोदय द्वारा बताया गया था। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन स है। हमें नहीं के बारे में पूछा, यानी हैरियस महोदय की कौन सा अवधारणा या कौन सा विचार नहीं है, तो ये जीवाश्मों का वितरण का दोस्तों इन्होंने नहीं बताया था। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन स होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट है। अब दोस्तों ये प्लेट है आपकी महाद्वीपीय प्लेट, यानी यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट और यहाँ पे दोस्तों यूरेशियाई प्लेट। इसके कारण, इसके दोस्तों प्रश्न में हमने चर्चा की थी, अभिसारी क्रिया के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का उभार हुआ, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये दोस्तों महाद्वीप यानी यूरेशिया महाद्वीप यहाँ पे जो था, और यहाँ पे दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप। तो ये क्रिया किसका प्लेट की, किस तरह की प्लेट सीमा है? ये है दोस्तों महाद्वीपीय अभिसरण। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां प्रश्न, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वैगनर द्वारा किन बलों का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों पोलर ध्रुवीय या फ्लोइंग बल व ज्वारीय बल, यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि उत्तर दिशा में ये गति करते हैं पोलर या फ्लोइंग बल। और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने बताया दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी। और ज्वारीय बल के कारण दोस्तों पश्चिमी दिशा में खंडों का दोस्तों गति हुई, और पोलर ध्रुवीय बल के कारण उत्तरी दिशा में गति हुई। एक बार और बता दूं कि पहले ये एक ही रूप में खंड था, और बाद में दोस्तों इसका विखंडन से अनेक खंडों में ये विभाजित हो गया। ये था दोस्तों आपके वैगनर का सिद्धांत या वैगनर की परिकल्पना। और इनके द्वारा दो बल दिए गए, पोलर ध्रुवीय या फ्लोइंग बल, और एक था आपके ज्वारीय बल। पोलर ध्रुवीय बल के बारे में ध्यान रखिएगा, इसके कारण उत्तर दिशा में खंडों की गति हुई, और इसमें दोस्तों आपके पश्चिम दिशा में खंडों की गति हुई। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? सरल प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है दोस्तों? तो ये है आपके प्रशांत महासागर की विशेषता। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में विस्तृत ज्वालामुखी है, और दोस्तों यहाँ पे विस्तृत भूकंपीय श्रृंखला है। इस कारण इसे यहाँ पर इस स्थान को दोस्तों रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और ये है आपके प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है हमारे दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों वैगनर के अनुसार कथनों के बारे में भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला कथन दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक खंड के रूप में था, ये बताया था आपके दोस्तों वैगनर महोदय ने। तो इसका पहला कथन दोस्तों ये आपके सत्य हो गया। और अगले की बात करें दोस्तों कि पेंजिया 33 सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं, यहाँ पर दोस्तों असत्य कर लीजिए, यहाँ पर असत्य कर लीजिए कि कौन सा कथन इनमें से जो आपके असत्य है यानी सत्य नहीं है। तो पेंजिया 33 सागर नाम महासागर से घिरा हुआ था, तो ये कथन दोस्तों आपके असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी पेंजिया 33 सागर नामक महासागर से घिरा हुआ नहीं था। ये किससे घिरा हुआ था? ये था आपके पैंथालासा से। किससे था? पैंथालासा से।
तो ब ऑप्शन। अगर असत्य की बात करें, यहाँ पे असत्य था दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। असत्य की बात करें तो असत्य कथन आपके ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका। अगला कथन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग है। अब इन्होंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ये खंड आगे विभाजित हो गया। और अगला कथन है आपके अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग है, तो ये भी कथन आपके सत्य है। और उत्तरी अमेरिका यूरोप आपके अंगारा लैंड के भाग, ये भी आपके सत्य है। और असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब, यानी पेंजिया 33 सागर महासागर नाम से नहीं गिरा हुआ था, ये गिरा हुआ था दोस्तों आपके पैंथालागा महासागर से। और ये किसके अनुसार है? ये दोस्तों वैगनर महोदय के अनुसार। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोस्तों कह सकते हैं कि 33 सागर से दोस्तों गिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ब का। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमें असत्य कथन का पता करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, महाद्वीप और दोस्तों महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो महाद्वीप और महासागर, यहाँ पे और है दोस्तों, महाद्वीप और महासागर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा इसमें आपके इस भाग में दोस्तों मिस स्पेलिंग ज़्यादा है। महाद्वीपीय और दोस्तों महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? अब दोस्तों इन उच्चावचों की बात करें तो मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। एक तो होती है आपके प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और दोस्तों तृतीय श्रेणी के। हमें प्रश्न में पूछा है कि महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के हैं, तो इसका तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन अ, ये हैं दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी के। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय के अंतर्गत दोस्तों आते हैं आपके पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये आते हैं दोस्तों आपके द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। और तृतीय की बात करें तो तृतीय में आते हैं दोस्तों आपके पवन हो गया, हिमनद हो गया या फिर डेल्टा हो गया, ये आते हैं दोस्तों आपके तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। 3 श्रेणियां होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम के अंतर्गत महाद्वीपीय एवं महासागर, द्वितीय के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आदि, और तृतीय के अंतर्गत पवन, डेल्टा और हिमनद। इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन अ। और इनके बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपके आज का अंतिम प्रश्न। और दोस्तों कोशिश की गई है कि पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। और दोस्तों वैसे तो भले ही प्रश्न आपके 50 प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा होगा और बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। और भाग अ और ब है दोस्तों, आपने सिलेबस देखा होगा, इसको भी थोड़ा पढ़िए, ध्यान में रखिए। और इसकी तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। इसको पढ़ना चाहते हैं आप तो राजस्थान ओल्ड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाकर आप देख सकते हैं। और भाग ब की तो दोस्तों हम पढ़ ही रहे हैं और कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हमारे कोर्स पूरा हो जाए। अब दोस्तों कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि दोस्तों थोड़ा कि सर वीडियो को लंबा कीजिए, प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए। अब दोस्तों प्रश्नों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक एक या 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से उनसे दोस्तों कुछ सेंस नहीं रहेगा। समय कम है आपके पास, जून में परीक्षा दोस्तों आपके प्रस्तावित है और संभावना कम ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा डेट आगे बढ़ सकती है, संभावना नहीं है दोस्तों परीक्षा डेट आगे बढ़ने की, क्योंकि अनेक परीक्षाएं आगे करवानी है, सरकार को अनेक परीक्षाएं करवानी है। तो ये दोस्तों क्यों पोस्टपोन करेगी? वैकेंसी आपकी 3 महीने हो गए, लगभग 3 महीने बाद दोस्तों वैकेंसी आने के बाद लगभग एग्जाम होता है, 3 महीने तैयारी करने में आपको देते हैं। लेकिन सिलेबस भले अभी जारी हुआ है, लेकिन दोस्तों जून में परीक्षा करा देगी सरकार। इंतजार ये आप सोचिएगा भी मत कि आगे डेट किसके की, आगे दोस्तों और भी परीक्षाएं हैं। आपको पता है कि वैकेंसियों की भरमार है, अभी 2 साल सरकार के पास अभी बचे हैं, तो वैकेंसियों की भरमार है, वैकेंसियाँ खूब आएगी। तो सरकार के पास समय नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम कब कराएगी? एग्ज़ाम करा के दोस्तों नियुक्तियाँ भी मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए और दोस्तों तैयारी अपनी मजबूत करते जाइए, अच्छा मौका है। और कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि 127 पद है, पहले भी फिक्स हो चुके हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। 127 पद है तो आपको दोस्तों एक ही पद चाहिए ना, फिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। और दोस्तों लोग कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर पढ़ने को दोस्तों टाइम वेस्ट समझते हैं कुछ लोग, तो दोस्तों उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है इससे, आपको पढ़ने से, अगर आधे घंटे की वीडियो देखने से या
कुछ भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं, राजस्थान भली जीके पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों वो आपके काम ही आने वाला, आगे वैकेंसियों में काम आएगा। टफ कंपटीशन है दोस्तों, भले ही वैकेंसी 127 आए, भले ही 5,000 आए, भले ही 50,000 आ जाए, कंपटीशन वही रहने वाला है। 127 पद आएंगे तो भी दोस्तों फॉर्म वही भरे जाएंगे, भले 4 लाख फॉर्म भरे आपके, 3 लाख फॉर्म भरे, और 5,000 भले किसी वैकेंसी के पद आएंगे। तो आप देखते हैं आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं कि 5,000 पदों के लिए 15 लाख फॉर्म भरे गए, 20 लाख फॉर्म भरे गए। तो दोस्तों कंपटीशन भले कैसी भी वैकेंसी है, भले कितने भी पद आए, तो कंपटीशन तो इतना ही रहेगा। आप ऐसा सोचे मत कि अगली परीक्षा कोई वैकेंसी आएगी तो अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे, अगली कोई वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करेंगे। तो ऐसे अगर इंतजार करोगे तो ओवरेज हो जाओगे तब तक। तो इससे अच्छा है कि पढ़ते रहो, आगे पढ़ा हुआ तो काम ही आएगा। अगर इसमें आपके सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे परीक्षा में होगा, अगली वैकेंसी में होगा। तो पढ़ा हुआ तो दोस्तों आपके काम ही आने वाला है। इसका ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इतने से पद है, 127 पद है, पहले भी फिक्स हो चुके हैं। अरे पहले फिक्स हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, वो तो बात की बात है। एग्ज़ाम तो दीजिए, एग्ज़ाम होने के बाद अगर होता भी है सिलेक्शन तो एक पद है, आपको एक पद चाहिए, 127 पद तो आपको चाहिए नहीं, हर किसी कैंडिडेट को एक एक पद चाहिए। तो 127 भी अगर लगेंगे तो 127 की ये लगेंगे, ये फिक्स नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। और फिक्स की वगैरह सोच रहे हैं तो अगर अब एलडीसी की वैकेंसी आगे आने वाली है, आपके एलडीसी की वैकेंसी में लगभग 10,000 प्लस पद आएंगे, और इसके फॉर्म देख लेना, आप भरे जाएंगे दोस्तों 20,000 लगभग। और यही नौकरी है दोस्तों, निजीकरण हो रहा है, आप भी देख रहे हैं निजीकरण हो रहा है, और गवर्नमेंट नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा। 20,000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे ना अगर एलडीसी के, तो 20 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें भी इतना ही कॉम्पिटिशन होगा, उसमें भी कह देना कि 10,000 पद है, 20 लाख फॉर्म भरे लोगों ने। तो तैयारी कीजिए, वैकेंसियों का इंतजार मत कीजिए, पढ़ा हुआ तो आपके काम ही आएगा। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इतना सारा लेक्चर आपको दिया क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि 100 इतने पद है, इतने कम पद है, 127 पद है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ा हुआ तो काम ही आएगा। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं 127 पद है, क्या उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, क्या वो एग्ज़ाम नहीं देंगे? तो इससे तैयारी कीजिए। और माफ़ी चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा पीछे वाला का समय बीच में दोस्तों इसकी चर्चा हमने नहीं की, इस पीछे में हमने थोड़ी इसकी बारे में दोस्तों चर्चा कर ली, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी आपके पार्ट 5 भी अपलोड हो जाएगा, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।